श्रोता, हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका एक बार दोबारा स्वागत है। तो राणा साहब, हमारे जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग में भी और कश्मीर संभाग में भी ऐसी बहुत सी सीटें हैं जहां पहले से ही उम्मीद की जा रही थी कि कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। आपने जैसे बताया कि कुछ ऐसे नेता भी रहे जिनको यदि पार्टी द्वारा मैंडेट नहीं दिया गया तो वो निर्दलीय के तौर पर खड़े हुए, और अभी हम देख रहे हैं कि वो कड़ी टक्कर दे रहे हैं। जैसे मैं बात करूं उधमपुर ईस्ट सीट की, देखिए वहाँ पर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है पवन खुजर, एक पहले बेसिकली क्या थे, बीजेपी का नेता रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता थे, काफ़ी मतलब स्टार्ट से वो बीजेपी से जुड़े रहे हैं उधमपुर से। लेकिन इस बार उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो उनके बदले वहाँ पर रणबीर सिंह पठानिया हैं, जो पहले भी शायद 2014 में चुनाव जीते थे बीजेपी के। इस बार उनको उन्हें वहाँ से सीट दिया, और पवन खुजरा जो थी उनके सपोर्टर से उनको मजबूर किया कि आप इलेक्शन लड़िए एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। और अगर अभी हम देख रहे हैं, अभी जो 4 राउंड हुए हैं उसमें जो पवन खुजरा जी हैं निर्दलीय उम्मीदवार, वो काफ़ी अच्छी स्थिति में है, और चार राउंड तक उनने वो 3010 वोटों से आगे है अपने जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं पठानिया साहब, उनसे वो 3010 कैंडिडेट से आगे चल रहे हैं। अच्छा, यही बात हम चलेंगे, अगर हम कश्मीर की तरफ चलेंगे, वहाँ पर हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सीनियर नेता है उमर अब्दुल्ला जी, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आप देखिए अभी लोकसभा इलेक्शंस में वो अपनी सीट हार गए थे। इंजीनियर रशीद ने उनको हराया था, वहां से बारामूला सीट से उन्होंने उनको हराया था। और इस बार वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, 2 सीटों में से इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक लड़ रहे हैं बडगाम से लड़ रहे हैं, एक लड़ रहे हैं यहाँ पर गांधरबल से लड़ रहे हैं। आप देखिए उमर अब्दुल्ला साहब इस वक्त जो 4 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं बडगाम सीट के लिए, वो 4511 वोट से आगे है। और जो उनका मतलब निकटतम प्रतिनिधि है वो है एक मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है आगा सईद मुंतजिर मेहदी, उनसे वो 4511 वोट से आगे चल रहे हैं उमर अब्दुल्ला साहब। और वही बडगाम में भी उमर अब्दुल्ला साहब आगे चल रहे हैं। जी। और अभी उधमपुर से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो जी नमस्कार अचिन, आप बताइए कि वहाँ पर उधमपुर में क्या रुझान है चुनावों के, किस तरह से कौन कौन सी पार्टी आगे बढ़ रही है, कौन सी पीछे है? जी सर, मैं आपको प्रॉपर एक इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। मैं आपको बता दूं कि इस समय जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं, 4 सीट्स की बात करें तो यहाँ पे 3 सीट से जो बीजेपी के कैंडिडेट जो है वो लीड बनाए हैं, और 1 सीट जो है जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की है। और जो मैं आपको बता दूं, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो पवन खजूरिया है, जिनको लगभग 3000 वोट का इस समय बेनिफिट होता दिख रहा है। और वो वही कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी कुछ देर पहले जब उनको टिकट नहीं मिली थी तो पार्टी से, बीजेपी से अपना किनारा बनाया था और इंडिपेंडेंट के बतौर रूप में वो खड़े हुए हैं। जी सर। तो वहाँ क्या माहौल क्या है? सियासी पार्टियां वहाँ तैयारियों में होंगी कि दोपहर बाद तक जश्न मनाने में जो भी पार्टियां उम्मीद लगा के होंगी कि हम जीतेंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। इस समय उनके जो वर्कर्स हैं, जिनके पास क्या है कि इस बार हम यहाँ पे वर्कर्स का जमावड़ा कम देख रहे हैं, क्योंकि पोलिंग जो काउंटिंग सेंटर्स बने हैं उनके आसपास किसी को भी आने की अनुमति नहीं है। तो उस वजह से जो कैंडिडेट्स हैं, अभी जैसे मैं बात करूं तो इस समय जो रामनगर के बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो खुद यहाँ पे मौजूद हैं, तो वो यहाँ पे आके देख रहे हैं कि किस तरह से क्या हो रहा है। बाकी हमने आगे पीछे से पता किया तो लोग तैयारी में हैं इस समय। अपने जो उनके ऑफिसेज हैं वहाँ पे वो इकट्ठा हो चुके हैं, वहाँ पे वो बड़े उत्साहित हैं कि उनका कैंडिडेट जीते और वो जल्दी से जल्दी जश्न मनाने के लिए सड़कों पे आए। जी अचिन, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम अपने अगले प्रोग्राम्स में भी आपको फ़ोन करते रहेंगे ताज़ा जानकारी आपसे हासिल करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो राणा साहब, हम बात कर रहे थे ऐसी सीट्स की जहां कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, और इन्हीं सीटों में एक सीट है RS-पुरा जम्मू साउथ। देखिए वहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट सीट है, क्योंकि वहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं हाई प्रोफाइल कैंडिडेट्स हैं। कांग्रेस ने वहाँ खड़ा किया था रमन मल्ला को, जो कांग्रेस के काफ़ी सीनियर नेता है, इनके कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। और बीजेपी ने वहाँ खड़ा किया डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना को। अभी तक जो हमारे पास जो रिपोर्ट आया उसमें ये कि 5 राउंड की गिनती हो गई है,
और जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना, वो रमन भल्ला साहब से कोई 2913 वोट से आगे चल रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सीट है, और अब देखा जाए कैंडिडेट्स देखा जाए तो हाई प्रोफाइल कैंडिडेट्स हैं वहाँ पर, हाई प्रोफाइल सीट है यहाँ पर। और वहाँ पर चौधरी गारू राम है, एक वक्त वो भी कांग्रेस के यहाँ पर मिनिस्टर बने थे, गवर्नमेंट में बने थे यहाँ पर मिनिस्टर, पीडीपी बीजेपी कांग्रेस सरकार थी यहाँ पर थी। अभी वो इस वक्त वो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी से है। और देखिए टोटल उनके पास इस वक्त 91 वोट्स आए हुए हैं। जी देखिए मतलब आप इस कुछ साल पहले वो यहाँ पर मंत्री थे, तो आज वो यहाँ पर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की तो कैंडिडेट हैं। 91 वोट से भी उनको 5 राउंड से टोटल मिलेगा। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट सीट जो है, हाई प्रोफाइल सीट जो जम्मू डिवीजन मानी जाती है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट मानी जाती है, क्योंकि जो कैंडिडेट्स के हिसाब से देखा, सीट तो हर कोई ठीक इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन कैंडिडेट्स के हिसाब से देखा जाता है कि वो की कॉन्स्टिट्यूंसी क्या बनती है। जी। तो जहाँ पर आपका कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट है रमन भल्ला साहब हैं, और वो लड़ रहे हैं, मतलब 2913 वोट से पीछे चल रहे हैं। भाजपा के डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना 2913 वोट से वो उन्हें लीड बनाई हुई है। और अभी 5 राउंड हुए हैं, तो लेट अस सी कि आगे क्या होता है। बट ये है कि अगर यही ट्रेंड रहते हैं, अभी आप जो लेटेस्ट आपके 90 सीट्स के ट्रेंड्स आ गए हैं, उसमें आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस के 39 मतलब सीट्स पे लीड कर रही है, बीजेपी 28 पे। और यहाँ पर देखा जाए कि जो पहले इंडिपेंडेंस कुछ देर पहले 10 सीट्स पे लीड कर रहे थे, अभी वो 8 पे लीड कर रहे हैं, और कांग्रेस भी 8 सीटों पे लीड कर रही है। पीडीपी एज यूजुअल मैं कह रहा हूँ कि उनकी परफॉर्मेंस से काफ़ी झटका लगा। हम ये कहेंगे कि मतलब कश्मीर में उनका मतलब जब लास्ट इलेक्शन में वो 28 सीटें लाई थी, कश्मीर में 25 सीटें लाई थी, इस बार वो टोटल 3 सीटों से लीड कर रही है। और वो भी देखना होगा कि किन सीट पर इनकी जो महबूबा मुफ्ती की, हालांकि खुद वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, लेकिन उनकी बिटिया जो है इल्तिजा मुफ्ती, वो बिजबेहरा सीट से इलेक्शन लड़ रही है। तो वो इम्पोर्टेंट देखना होगा कि वहाँ से वो उस सीट की क्या है, वहाँ पर क्या रुझान आ रहे हैं, वो देखना मतलब इम्पोर्टेंट होगा। आप देखिए पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, सज्जाद लोन की खाली 2 सीटों में लीड कर रहे हैं। CPIM है, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की जो पार्टी CPIM है, 1 सीट पे लीड कर रही है। और यहाँ पर आपने खुद कहा कि आम आदमी पार्टी ने भी एंट्री मारी है, 1 सीट पे लीड कर रही है, और एज यूजुअल इंडिपेंडेंस 8 सीटों पे लीड कर रही है। अगर आप ये देख रहे हैं ये बिजबेहरा सीट, आप देख सकते वहाँ पर क्या रुझान है, वहाँ पर किस तरफ चल रही है वहाँ पर हालत की। जी, तो रैना साहब अभी हम RSपुरा सीट की बात कर रहे थे। यहाँ जो डिफरेंस है वो मैं कहूँगा कि पहले के मुकाबले जो है थोड़ा कम हो चुका है। जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं रमन भल्ला, वो कड़ी चुनौती पेश करते यहाँ नजर आ रहे हैं। रैना साहब क्या कुछ स्थिति देखने को मिल सकती है? जैसा मैं कहूँगा कि अभी 90 के 90 सीटों के रुझान हमारे पास आ चुके हैं। हालांकि है ये रुझान हर जगह 4 से 5 या 6 राउंड तक की गिनती भी जो है वो हो चुकी है। और इसके हिसाब से यदि देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है 39 सीट्स 39 सीटों पर फिलहाल बढ़त बनाए हुए है। अभी आप खुद कहा कि 4 या 5 राउंड मतलब वोटिंग हो गई है, काउंटिंग हो गई है, अभी 12, 13, 14 राउंड्स भी हैं। अगर ये रुझान रहता है जहाँ पर आप दिखा रहे हैं, अभी तक जो रुझान मिल रहे हैं इलेक्शन कमीशन इंडिया के साथ जो रुझान में मिल रहे हैं, उसमें 39 सीट्स पे है NC लीड कर रही है, और उनका जो अलायंस पार्टनर है कांग्रेस है 8 सीटों पे है। आपको देखिए आपका जो 90 सीट्स का इलेक्शन में 45 सीट्स या 46 आपको आना चाहिए ना, मेजॉरिटी आनी चाहिए। अगर ये रुझान रहता है, ये रुझान मतलब कंट्रोल रहता है, जिस हिसाब से NC ने लीड होना है, अगर ये अपनी लीड मेंटेन करती है एज इट इज, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे शाम तक आपका कांग्रेस और NC का वो सरकार डेफिनेटली बन सकते हैं। लेकिन अगर ये रुझान चेंज हो सकते हैं, जैसे बीजेपी के सीनियर लीडर्स रविंद्र रैना जी, कविंद्र गुप्ता जी, बाकी जनरल डॉक्टर नरेंद्र सिंह साहब जो दावा क्लेम करते हैं कि हम 35 सीट्स जम्मू डिवीजन से लेंगे, और लाइक माइंडेड जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है वो जो जीत रहे आ रहे हैं, अगर उनका वो जो दावा सही निकलता है 35 सीट्स का जम्मू डिवीजन से, तो फिर एक पहले के मुकाबले थोड़ी मैं कहूंगा स्थिति में थोड़ा सुधार जरूर हुआ है बीजेपी की, जो पहले 23 सीट पर आगे चल रही थी, अभी 28 सीटों पर बढ़त बना चुकी है। वही कहना पहले से कहना है कि हमें कुछ वेट करो। अभी 1.5 घंटा हुआ जो आपके EVMs खुले हुए हैं, 1.5 घंटा हुआ, 5 राउंड जो है, देखना पड़ेगा आपको। 1 बजे तक यही स्थिति रहती है, अगर ये एज इट इज नो जो 39 है और 8 है कांग्रेस की, तो निश्चित रूप से ये है। लेकिन अगर कुछ ट्रेंड्स चेंज होते हैं, बीजेपी के फेवर में हो जाते हैं, तब निश्चित रूप से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स
वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे जी। उसमें। और ये निश्चित बात है कि पार्टी कोई भी जीतती है, सरकार किसी की भी बनती है, लेकिन सबसे बड़ी जीत जो है वो लोकतंत्र की ही होने वाली है। और जम्मू कश्मीर में एक इतिहास बनने वाला है, एक बार फिर 13 साल के अंतराल के बाद यहाँ पर अपनी विधानसभा होगी। आकाशवाणी का क्षेत्रीय समाचार एकांश अपने श्रोताओं के लिए आज मतगणना पर हर ताज़ा रुझान पेश करने के लिए जो कार्यक्रम पेश कर रहा है, उसमें हमारे पहले मेहमान आज थे RK रैना साहब। सर, आप हमारी गुजारिश पर अपने कीमती बिजी शेड्यूल से समय निकालकर हमारे लिए आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे शुक्रिया आपका करना चाहिए, आकाशवाणी करना चाहिए। आकाशवाणी के जो यहाँ पर साहब हैं गुलशन राणा साहब, उनका शुक्रिया, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया अपने कुछ विचार रखने के लिए जी। तो लेट अस होप कि शाम तक हम देखेंगे कि सरकार किसकी बनती है जी। तो और अपने श्रोताओं को अवगत कराने का सिलसिला शाम रात तक जारी रहेगा हमारा। और हम अपने सुनने वालों को बता दें कि हमारे अगले मेहमान प्रोफेसर दीपांकर सेनगुप्ता और सीनियर पत्रकार निशिकांत खजूरिया स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। आप दोनों का आज की इस बातचीत में, इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। जी, आज चुनाव हो रहा है। 10 साल के अंतराल के बाद जम्मू कश्मीर में एक नई विधानसभा बनने जा रही है। पहले तो आपका स्वागत हमने किया। आप बताइए कि आपके अंदाजे क्या कहते हैं? देखिए, चुनाव तो होते रहेंगे, नतीजे तो आते रहेंगे जी। मुझे हर्ष की बात यह है कि जिस मात्रा में लोगों ने हिस्सा लिया है, पूरे जम्मू कश्मीर को अगर देखते हैं, यूटी को देखते हैं, तो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के बाकी जब डिस्ट्रिक्ट्स में जिस तरह से इसमें लोगों ने हिस्सा लिया है, इसका मतलब है लोगों को हमारे एक डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे फुल फेथ है। तो सबसे बड़ी बात, चुनाव नतीजे तो होते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि यह सबसे बड़ी बात है। जहां तक चुनाव की बात है, इसके पहले आपको पता है एग्जिट पोल्स, ओपिनियन पोल्स निकल चुके थे। वो दिखा रहे थे कि यह बड़ा ही कांटे का टक्कर होगा। कांटे का टक्कर न भी हो, मेजॉरिटी को लेकर आशंका था कि शायद कोई गठबंधन या दल को मेजॉरिटी नहीं मिलेगा। अब मुझे लगता है कि लोगों ने उस तरफ से एक मैसेज दिया है कि वो शायद एक स्टेबल सरकार उनको चाहिए, स्थायी सरकार चाहिए, जिसके चलते आपने जो देखा था लोकसभा में, जो आपने नतीजे देखे थे, यहां पे असेंबली सेगमेंट्स का अगर आप एनालिसिस करते तो खास करके बारामूला लोकसभा सेगमेंट जो था, उसमें लोकसभा जो असेंबली सेगमेंट्स में, उसको आपने एक फ्लिप देखा है। जिस परिमाण में इंडिपेंडेंट इंजीनियर राशिद ने जिस भारी मात्रा में जीत हासिल किया था, लोगों ने सोचा था कि वहां पे इंडिपेंडेंस का भी काफी इन्फ्लुएंस रहेगा। मुझे लगता है कि वो उस तरह नहीं हुआ है, जिसके चलते नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वैली में बहुत अच्छा किया है और जम्मू में भी कुछ हिस्सों में नेशनल कॉन्फ्रेंस काफी अच्छा किया है। ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की कोalition इस वक्त लग रहा है, मेजॉरिटी की ओर जा रही है, और मेजॉरिटी यहां पे 45 या 46 नहीं है। याद रखिए, यहां पे हमारे नए कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप के तहत 90 इलेक्टेड एमएलएज हैं और 5 नॉमिनेशंस हैं जो एलजी के पास है, जैसे पौंडीचेरी में है। क्योंकि जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत 239A है पौंडीचेरी का, और ऑर्गेनाइजेशन में ये लिखा है कि बेसिकली जम्मू कश्मीर का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो इट विल फॉलो पौंडीचेरी। तो यहां पे 5 एमएलएज लेफ्टिनेंट गवर्नर के हैं, तो यहां पे सेफ मार्जिन 48-49 है, और मुझे लगता है इस वक्त जब 48 या 49 मिल जाएगा, ये जो है 48-49 में मुझे लगता है पावरिंग हो रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खींचा है। कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस है थोड़ा ताज्जुब वाली बात है, क्योंकि लोकसभा अगर आप देखते थे, लोकसभा में जो बीजेपी की मेजॉरिटी 2019 में 3.5 लाख दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में थे, वो घट के 1.5 और 1.25 लाख हो गया था। तो लोगों को लगा था कि अगर इस तरह मेजॉरिटीज कम हो जाते हैं तो कांग्रेस शायद 2015 की परफॉर्मेंस खास करके जम्मू असेंबली क्षेत्र में बेहतर करेगा। पर बाद में जो पता चला, हमने जो ग्राउंड में देखे, और खजूरिया साहब भी बताएंगे, उस तरह का एक्टिविटी, शायद पॉलिटिकल एक्टिविटी कांग्रेस किसी चलते हुआ नहीं। तो उसमें बीजेपी, मैं मानता हूं, रिकवर किया है। उन्होंने काफी सारे असेंबली सेगमेंट्स उन्होंने रिटेन किया है और काफी सारे जोड़े भी हैं। इसलिए थोड़ी अनिश्चितता है कि कोई गठबंधन या पार्टी को मेजॉरिटी मिलेगा या नहीं।
पर एग्जिट पोल जिस तरह से इंस्टेबिलिटी की संभावना दिखा रहे थे, मुझे लगता कि शायद वो नहीं होगा। जी, निशिकांत खजूरिया, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी 2 दिन पहले जो एग्जिट पोल आए थे, आप क्या समझते हैं कि आज के नतीजे उन्हीं के मुताबिक होंगे या कुछ फेरबदल हो सकता है इसमें? लेकिन उससे पहले विजय, मैं चाहूंगा कि पूरे यूटी के ताजा रुझान क्या है, कौन पार्टी आगे चल रही है, हमारे सुनने वालों को आप बताएं। जी जगमोहन, मैं जल्दी से बता दूं कि जम्मू कश्मीर की जो 90 विधानसभा सीटें हैं, उनके ताज़ा रुझानों के मुताबिक अभी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, 39 सीट्स 39 सीटों पर आगे चल रही है। इसके बाद बीजेपी दूसरे नंबर पर है और बीजेपी ने भी 28 सीटों पर बढ़त बना रखी है। तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी है जो कि फिलहाल 8 सीटों पर आगे है। और इसके उपरांत चौथे नंबर पर जगमोहन, आपको ताज्जुब होगा, निर्दलीय उम्मीदवार 7 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। और पीडीपी का प्रदर्शन, जिस तरह से हम अभी आर के रैना साहब से बात कर रहे थे, पीडीपी का प्रदर्शन कहीं ना कहीं उम्मीदों के अनुरूप नहीं देखने को मिला। अभी केवल 4 ही सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इसके उपरांत पीपल्स कॉन्फ्रेंस 2 सीटों पर, सीपीआईएम 1 सीट पर और आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है। 1 सीट पर फिलहाल आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। तो जगमोहन, ये था 90 सीटों का सूरत हाल अभी तक का। और निशिकांत, मैं आपसे पूछ रहा था कि आपको क्या लगता है कि इसी तरह ट्रेंड चलता जाएगा या कुछ? मुझे लगता है कि ट्रेंड इसी तरह से चलते रहेंगे। और जो ट्रेंड जो बताया हमारे साथी विजय जी ने बताया कि जो ट्रेंड फिलहाल चल रहे हैं, मुझे लगता है कि ये एक्सपेक्टेड थे। अगर इसमें कहीं वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा परफॉर्म की है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की है। और कांग्रेस की जहाँ तक बात है, कांग्रेस का हम पहले ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कांग्रेस अगर चाहती तो 20 से ज़्यादा सीटें जो थी वो जम्मू में जीत सकती थी। बट आई डोंट नो कि जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि उनका क्या वजह रही कि उन्होंने पार्टी ने जिस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए था, शायद उनमें कहीं एक कन्फ्यूजन था, सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन। और शायद बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था वो 370 को लेकर, क्योंकि ये इलेक्शन जो लड़े गए वहाँ कश्मीर घाटी में जो था, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जो थी, उन्होंने सीधा कहा कि हम 370 को रिस्टोर करना चाहते हैं। हालांकि उनको भी पता है कि 370 रिस्टोर नहीं हो सकता, बट उसके बावजूद भी उन्होंने उसका एक पत्ता खेला, एक पॉलिटिकल कार्ड जो था वो खेलने की कोशिश की और उनको पूरा जो है वो सपोर्ट मिला वहाँ से, और उसका फ़ायदा मिला। और वहीं पर जहाँ जम्मू में बीजेपी ने इस बात को लोगों को बताया कि भाई अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस आएगी, जहाँ जो दूसरा अलायंस पार्टनर है इनका, जो कांग्रेस और एनसी कोलिशन आएगी, जहाँ पीडीपी इन कश्मीर बेस्ड पार्टीज आएंगी, तो ये नेशनल 370 को रिस्टोर करने की कोशिश करेगी। और इसका फ़ायदा बीजेपी को जम्मू में मिला। बीजेपी की जो परफॉर्मेंस है वो एज पर एक्सपेक्टेशन है। मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत ज़्यादा, हालांकि कुछ लोग तो बीजेपी कह रहे थे कि जम्मू का सीएम बनेगा, डोगरा सीएम बनेगा और इस तरीके से हम 35 सीट्स ले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। वो ठीक है, इलेक्शन से पहले ऐसे स्लोगन जो हैं वो दिए जाते हैं, लेकिन बीजेपी की परफॉर्मेंस भी मैं कहता हूँ एज पर एक्सपेक्टेशन है। पोल आने के बाद अलग अलग पार्टियों के अपने अपने रिएक्शंस थे और मोस्ट ऑफ द पोल्स यही कह रहे थे कि एनसी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो सबसे ज्यादा सीटें लेगा। लेकिन बीजेपी सीना ठोक कर कह रही थी कि हम 35 सीटें लेंगे या 40 सीटें लेंगे इस तरह की, और सरकार हम बनाएंगे लाइक माइंडेड पार्टीज और आजाद उम्मीदवारों के सहयोग के साथ। कल राम माधव का एक बयान आया, उन्होंने कहा है कि पार्टी चाहे कोई भी जीते, जीत लोकतंत्र की होगी। तो आप क्या समझते हैं कि जो एग्जिट पोल के अंदाजे थे, बीजेपी ने कहीं ना कहीं कल ही हार मान ली थी, तो उन्होंने लोकतंत्र की जीत की बात करके ज्यादा उसको प्रोमिनेंसी के साथ ये कहा कि जीत लोकतंत्र की होगी। बिल्कुल, बीजेपी भी इस बात को जानती थी कि बीजेपी जब 2014 में, जबकि बीजेपी की पॉपुलैरिटी पीक पर थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉपुलैरिटी, जो हालांकि तब वो नए नए प्राइम मिनिस्टर बने थे, उस वक्त उनको पॉपुलैरिटी पीक पर थी और बीजेपी ने जो, और लोगों को एक एक्सपेक्टेशन थी कि शायद बीजेपी आएगी, पता नहीं क्या कोई सी चेंज जो है वो हो जाएगी। तो उस वक्त बीजेपी की 25 सीट्स जो थी वो मिली थी। तो आज की डेट में तो बीजेपी की ऐसी कोई बेट थी नहीं, और आज की डेट में जो एक्सपेक्ट करना कि 25 प्लस ले जाएगी। हाँ, हालांकि बीजेपी को सिर्फ एक इतना एज जो था, मैं कहता हूँ अभी जो सीट्स मिली हैं बीजेपी को, उसका रीज़न मैं समझता हूँ कि वो सबसे बड़ा ये रहा कि एक तो बीजेपी की कैंपेन जो थी वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव कैंपेन थी इन कंपैरिजन बीजेपी का, जहाँ पर जम्मू रीजन में सीधा मुकाबला जो था वो कांग्रेस के साथ था, और कांग्रेस की जो थी वो कैंपेन जो थी वो बिल्कुल ऐसे एक लैकलस्टर
एक अप्रोच था उनका। वो शायद वो जैसे हमने कहा कि उनका कोई वो सेंट्रल लेवल पर कंफ्यूजन था या क्या था कि पार्टी ने पूरी तरह से कंपेन नहीं किया, और अगर कांग्रेस पार्टी कंपेन करती तो वो शायद 20 से करीब जो सीटें में, जैसे मैंने पहले कहा, वो जीत सकती थी। और उसका फ़ायदा जो है वो बीजेपी को मिला। कांग्रेस ने पूरी तरह से कंपेन नहीं किया, उसका फ़ायदा बीजेपी को मिला। और दूसरा इनको फ़ायदा मिला, जो डिलिमिटेशन हुआ था उसमें जम्मू रीजन को 5 सीट्स जो थी वो एक्स्ट्रा मिली थी। वो एक बहुत बड़ा रीज़न था जो बीजेपी को, हालांकि बीजेपी का अगर इस तरह से अगर 2014 के मुकाबले में देखा जाए तो उसका ग्राफ मैं समझता हूँ जो डाउन है उस मुकाबले में। निशिकांत, 2014 की आपने बात की, बीजेपी 25 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, और वो सभी 25 की 25 जम्मू संभाग से। अभी जो ताज़ा रुझान हम तक आप पहुंच पा रहे हैं उनके हिसाब से बीजेपी फिलहाल 28 सीट पर लीड कर रही है। लेकिन एक आश्चर्य की बात मैं आपको बताऊं कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना, वो फिलहाल अपनी सीट पे पिछड़ते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। नौशहरा सीट की बात करूं, मतलब कई ऐसी सीटें हैं जहां प्रोमिनेंट कैंडिडेट्स हैं, जिनमें से एक रविंद्र रैना जी हैं जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। लेकिन अभी हम देख पा रहे हैं कि एनसी के सुरेंद्र कुमार चौधरी से फिलहाल 7,721 वोट से पीछे चल रहे हैं। जी, जैसा हमने पहले कहा कि ये रिजल्ट्स जो हैं एज पर एक्सपेक्टेशन आ रहे हैं। ये ऐसे लगता था कि रविंद्र रैना जो है वो नहीं जीत पाए। अगर रविंद्र रैना जीत रहे होते तो ये थोड़ा हैरानगी की बात होती जी। तो जिस तरह से अभी बीजेपी 28 सीट पर लीड कर रही है, तो क्या मानना है, रविंद्र रैना जी को व्यक्तिगत तौर पर किस चीज का नुकसान झेलना पड़ रहा है? नहीं, जहाँ पर कैंडिडेट का बहुत ज़्यादा एक रहता है कि लोग जो असेंबली इलेक्शन में जब वोटिंग होती है तो लोग कैंडिडेट को भी देखते हैं। और इसका आपने जैसे हमने कहा कि 2014 में जो था लोगों ने कैंडिडेट नहीं देखे, वो पूरा बीजेपी की कैंपेन थी, पूरा बीजेपी के लिए वोट डाला गया लोगों ने, और प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए वोट डाला गया था बीजेपी से भी ज़्यादा। लेकिन आज की डेट में जो अभी रिसेंट इलेक्शन हुए इसमें बीजेपी की ऐसी कोई वेव नहीं थी। ये इलेक्शन जो थे, और ना तो ऐसा कोई बीजेपी के पास इशू था। बीजेपी ने 370 को ख़त्म किया। मेरे को लगता है कि 370 एक मुद्दा था, वो कहीं कहीं पर कामयाब हुआ। कश्मीर में उसको कश्मीर वैली में एनसी को उसका बेनिफिट मिला, और जम्मू रीजन में बीजेपी को उसका बेनिफिट मिला। जी। और अगर हम उधमपुर की बात करें तो पवन खजूरिया जो उधमपुर ईस्ट सीट से हैं वो लीड कर रहे हैं इस समय। 13,800 से अधिक वोट उन्होंने लिए हैं। और बीजेपी के जो RS पठानिया हैं वो पीछे चल रहे हैं कि कुछ 3,000 वोटों का जो है अंतर अभी चल रहा है। तो देखिए, जो पवन खजूरिया हैं जो पहले बीजेपी में थे और उनको टिकट नहीं मिला, तो यानी उनको अपने ऊपर विश्वास था कि लोग मेरे साथ हैं। बिल्कुल। ये खैर ये गलतियां तो सभी पॉलिटिकल पार्टी से होती रहती। मैं मेरे ख्याल से जे प्रोफेसर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, उधमपुर की ये हमेशा एक हैबिट रही है। आपको याद होता है 2015 में पवन गुप्ता को टिकट नहीं मिला था, वो इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे और अच्छी तरह से वो जीत गए थे। इस बार पवन खजूरिया, और पवन गुप्ता पवन खजूरिया कह रहा था उस टाइम, हाँ, इस टाइम सिंपैथी पवन खजूरिया के साथ है। देखिए, एक बात है, इसको छोड़िए, नौशेरा को छोड़िए, बीजेपी अगर थोड़ा बहुत रिकवर किया है जम्मू में, मैं रिकवर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ये आपका डिलिमिटेशन के बाद भी लोकसभा में कांग्रेस अच्छा किया था। डिलिमिटेशन के बाद भी लोकसभा में मैंने कहा था मेजॉरिटी 3.5 लाख को 1.5 लाख और 1.25 लाख को रिड्यूस करना एक अच्छी परफॉर्मेंस की निशानी है। बात यह है कि असेंबली में को अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। और एक बात है, अगर कांग्रेस बीजेपी की आप टिकट वितरण को देखें, मैक्सिमम ओल्ड लॉट जो था उसको बीजेपी में टिकट नहीं दिया। उनका छवि ऐसा बन गया था, सही है गलत है, छवि ऐसा बन गया था जिसके चलते बीजेपी के पार्टी वर्कर्स में काफी आक्रोश था। इसीलिए आप देखे होंगे हर जगह पे इन्होंने नए कैंडिडेट्स लगाए हैं, एक्सेप्ट 1 और 2 प्लेसेस, और जब पे लगाए वो हार रहे हैं। हाँ, तो ये एक बड़ी बात है। और जैसे खजूरिया साहब ने कहा कि ये आश्चर्य की बात नहीं है, जो बेसिकली ग्रास रूट से थोड़ा संपर्क रखते हैं, जो सुनते हैं, उनके लिए ये साफ हो गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो बीजेपी की इस वक्त जो जीत हो रही है, पार्टली ऐसा हो रहा है क्योंकि बीजेपी का कैंपेन कोहेरेंट था, एग्रेसिव था, और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में उन्होंने एकदम ब्रांच एंड रूट ट्रांसफॉर्मेशन किया था। जहां पे नहीं किया है वहां पे उनको प्रॉब्लम्स हो रहा है, ये तो साफ बात है। मुझे लगता है कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की जहां तक बात है, वहां पे कांग्रेस ने अपना टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में वही गलती किया है जो बीजेपी शायद कर सकता था। बहुत सारी जगहों पे अगर आप देखते हैं, खास करके आप ये जहां पे सतीश शर्मा लड़ रहा है की बात करें, हाँ,
तो वहां पे अगर आप देखते हैं उस डीडीसी में सतीश वाज नंबर 2 डीडीसी इलेक्शंस में, जबकि उसको मैंडेट नहीं मिला था कांग्रेस की तरफ से। जिसको मिला था उसकी जमानत चली गई। अगर कांग्रेस प्रेसिडेंट होता तो ये साफ मुझे पता चल जाता कि मुझे टिकट किसको देना है, पर उन्होंने फिर भी टिकट उसको नहीं दिया, किसी और को दिया, ताराचंद को दिया। इस वक्त क्या चल रहा है, सतीश ठीक कंफर्टेबल मार्जिन में आगे चल रहा है। तो मैं मानता हूं यहां पे कांग्रेस की जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पे एक फ्लॉ हुआ है। दूसरी बात, जैसे खजूरिया साहब ने कहा, कैंपेन का मुद्दा क्या था। अगर मैं होता, कैंपेन के बहुत सारे मुद्दे मैं उठा सकता था, पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन खामी है शायद कांग्रेस में जो उठा नहीं पा रहे हैं। तो कांग्रेस को जितना अच्छा करना चाहिए था वो कर नहीं रहा है। यहां पे इस कोalition में एनसी जबरदस्त कर रहा है, पर कांग्रेस कर नहीं पा रहा है जो कांग्रेस की जिम्मेदारी थी। जी, और कुछ हद तक वो एनसी के सहारे था कि एनसी की बिल्कुल जो पॉपुलैरिटी है जिन इलाकों में, उसके साथ जुड़कर हम फायदा लें या सरकार का हिस्सा बन सकें। बिल्कुल वो तो है, पर देखिए जम्मू प्रांत में भी बहुत सारी जगहों पे ये एनसी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। कालाकोट में शायद लगता है अभी भी एनसी आगे चल रहा है। हाँ, अगर हम जम्मू रीजन की बात करें तो मेरे ख्याल से एनसी जो है एज कम्पेयर टू कांग्रेस ज्यादा सीटों पर आगे चल रहा है। तो ये एक, और दूसरी बात है, लोग कहते हैं कि पीडीपी ने अनंतनाग सीट में, जहां पे उनका स्ट्रांग होल्ड है, अनंतनाग राजौरी सीट में 2.5 लाख वोटों से हारा था। तो मेरा मानना था कि ये 2.5 लाख इतना बड़ा मार्जिन है, इससे साफ पता चलता है कि लोग कुछ भी कहे, पीडीपी का असेंबली परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होगा। और मुझे लगता है कि जिस कोहेरेंस और कन्विक्शन के साथ एनसी ने अपना कैंपेन लड़ा, पीडीपी साइड पे ही रह गया। तो मुझे लगता है कि लोगों को अभी तक कश्मीर वैली में याद है कि लास्ट कोalition पीडीपी बीजेपी के साथ किया था। एनसी भी एक जमाने में एनडीए का अलायंस पार्टनर था सेंटर में, पर मुझे लगता है कि जो ताजा याद है वो है पीडीपी बीजेपी का कोalition, और जिसके लिए मुझे लगता है कि एटलीस्ट अनंतनाग साइड में, कश्मीर में पीडीपी का इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। तो मैं मानता हूं इस वक्त डोमिनेंट फोर्स इन द वैली फिर एनसी उभर के आया है, और जम्मू में भी परफॉर्मेंस एनसी का अच्छा रहा है। जी, और आज सुबह से ही हमारे जिला संवाददाता हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हमारे साथ बने हुए हैं और वहां की ताज़ा रिपोर्ट और रुझान है वो हमारे तक पहुंचा रहे हैं। और अब हम रुख करते हैं पुंछ का। पुंछ में क्या हालत है, क्या स्थिति है, क्या परिस्थितियां हैं, किस तरह का माहौल है, हमारे संवाददाता अनुभव मिश्री हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी अनुभव, हेलो। जी अनुभव, इस समय आप कहाँ हैं और क्या माहौल है वहाँ पर? जगमोहन जी, मैं इस समय वीरनाथ मेमोरियल गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल, जिसे शीश महल भी कहा जाता है, जो कि काउंटिंग स्टेशन है 3 पोलिंग स्टेशन का, पुंछ हवेली, सुरुंगकोट और मैंडर का, वहां पे मौजूद हूँ। इस समय जो लेटेस्ट ट्रेंड्स आए हैं वो इस प्रकार हैं कि जो मैंडर में है चौधरी मोहम्मद अकरम जी, सुरुंगकोट में जो है चौधरी मोहम्मद अकरम जी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, वो 15,723 वोट लेकर के आगे चल रहे हैं, और ये 7th राउंड जो है सुरुंगकोट का हो गया है जी। उनके पीछे अभी कांग्रेस के कैंडिडेट मोहम्मद शाहनवाज जी चल रहे हैं, जिन्होंने 10,894 वोट लिए हैं, और भाजपा के कैंडिडेट मुश्ताक अहमद बुखारी जी को 6,005 वोट मिले हैं जी। तो वहीं हम अगर पुंछ हवेली में एजाज अहमद जान जी आगे चल रहे हैं, वहीं मैंडर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट जावेद अहमद राणा जी आगे चल रहे हैं जी। तो वहाँ क्या माहौल है? वहाँ पर जो काउंटिंग सेंटर्स पर पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, उम्मीदवारों के जो समर्थक होंगे वो भी वहाँ पर होंगे? जी जी, उम्मीदवारों के समर्थक भी यहाँ पे मौजूद हैं और उम्मीदवार भी हैं। और उम्मीदवारों ने, जब हमने आकाशवाणी ने एजाज जान बीजेपी के कैंडिडेट्स और बाकी कैंडिडेट से बात की, तो उनका ये कहना कि लोगों का मैंडेट जो भी होगा वो उसको हम एक्सेप्ट करेंगे जी, और जो भी हम सेलिब्रेशंस करेंगे, जो भी जीतेगा, जीत और हार लगी रहती है, जो भी पब्लिक का मैंडेट होगा उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, जो भी जीत हार रहेगी वो पब्लिकली ही मनाई जाएगी, उसको ज्यादा वो नहीं करेंगे, किसी को इंस्टिगेट करके के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश नहीं की जाएगी। अनुभव, हमारे आज के कार्यक्रम के जो एक्सपर्ट हैं निशिकांत खजूरिया, वो आपसे बात करना चाहेंगे। जी अनुभव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा जी, बुद्धल में क्या है जी, वहाँ का ट्रेंड क्या है? जी निशिकांत जी, बुद्धल रजौरी में पड़ता है। सॉरी ओके। हेलो
जी सर, जी सर। ठीक है अनुभव, आप इन्हीं रुझानों पर अपनी स्थिति लगातार बनाए रखिए, अपनी नजर बनाए रखिए और लगातार अपडेट्स के लिए हम पुनः आपसे संपर्क करेंगे। फिलहाल ताज़ा जानकारी के लिए धन्यवाद। और वैसे हम अपने श्रोताओं की जानकारी के लिए भी बता दें कि जो बुद्धल जिसकी बात निशिकांत कर रहे थे, वहां जावेद इकबाल जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं, वो 14,900 से अधिक वोट लेकर आगे चल रहे हैं। और दूसरे नंबर पर चौधरी जुल्फकार अली जो बीजेपी के हैं, उन्होंने 6,800 के करीब जो है वोट अभी तक लिए हुए हैं। जी दीपांकर, हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से एक तो एग्जिट पोल के मुताबिक तो हो ही रहा है, कुछ झटके ऐसे हैं, जैसे हमने बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी बात की, वो पीछे चल रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि उस बेल्ट में या बीजेपी कुछ हद तक अपनी पॉपुलैरिटी उसकी कम हुई है या ठीक तरह से लोगों तक नहीं पहुंच पाई, क्या कारण है? देखिए, पॉपुलैरिटी तो कम हुई है, इसमें दो राय नहीं है कि पीडीपी बीजेपी का कोalition उस तरह से काम नहीं कर पाया था जिस उम्मीद लोगों ने जगाया था। जो उम्मीद लोगों ने जगाया था उस तरह काम नहीं कर पाया है। और खास करके अगर आप बीजेपी एमएलएस की परफॉर्मेंस देखें, वहां पे ग्राउंड पे रंजिश तो था, इसमें दो राय नहीं है जी। जैसे मैंने कहा, ये रंजिश ऑर्गेनाइजेशन ने समझा, इसीलिए होलसेल ट्रांसफर या रिजेक्शन ऑफ एमएलएस और टिकट वितरण में एकदम नए चेहरे को दिए। उसके चलते उन्होंने काफी हद तक डैमेज कंट्रोल कर पाया। अब देखिए, जो हार रहा है वो पुराने एमएलए में एक था। वैसे पठानिया साहब भी पुराने एमएलए में एक है, वो जो पीछे चल रहे हैं। तो ये तो है, इसमें दो राय नहीं है। दूसरी बात है, मुझे लगता है कि इस वक्त शक्तिराज परिहार भी शायद पीछे चल रहा है और शायद इस वक्त डॉक्टर प्रदीप कुमार डोडा वेस्ट से शायद आगे चल रहा है। एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वो मार्जिन काफी कम था जी। तो हमारे 3 सिटिंग एमएलएस, तीनों की थोड़ी पोजीशन नाजुक है। एक का तो कुछ ज्यादा ही नाजुक है और एक का, दोनों का उतना नाजुक शायद नहीं है जी। पर बीजेपी ने ये सोचा था। दीपांकर, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से आप अभी डोडा वेस्ट की बात कर रहे थे, तो आपने एकदम दुरुस्त फरमाया। वहां प्रदीप कुमार कांग्रेस पार्टी के, वो 8,404 वोट प्राप्त कर चुके हैं और बीजेपी के शक्तिराज परिहार से फिलहाल वो 1,036 वोट से आगे हैं। बिल्कुल। तो अब बीजेपी को पता था कि कुछ सीट्स मार्जिनल है, पर बीजेपी ने एक गेम खेला था। उन्होंने ऐसे कैंडिडेट्स को कुछ जगह पे खड़े किए थे जो बेसिकली नॉन ट्रेडिशनल बीजेपी कैंडिडेट्स है, जैसे चौधरी जुल्फिकार को, मुख्तार बुखारी को। डोडा की बात कर रहे थे। हाँ। तो डोडा से हमारे जिला संवाददाता फैयाज पंपोरी जो है वो जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी फैयाज, कैसे मिजाज हैं डोडा के? आप कहाँ पे हैं और वहाँ का माहौल बताइए, और कौन पार्टी लीड कर रही है, कौन पीछे है, उसके बारे में हमारे सुनने वालों को बताइए जरा। देखिए, ये डिस्ट्रिक्ट डोडा की 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, डोडा वेस्ट और भद्रवाह, और तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो है काउंटिंग डोडा में हो रही है। डीसी ऑफिस डोडा में स्पेशल इंतजाम किए गए हैं काउंटिंग के लिए जी। तो ये वहां पे हो रही है काउंटिंग, और इस मौके पर जो है बड़े जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी के भी बहुत जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं, गाड़ियों पे पाबंदी है और कुछ नए रूट्स जो बनाए गए हैं लोगों को चलने के लिए, कुछ रूट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे मीडिया के लिए बैठने के लिए इंतजाम रखा गया है और जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इंतजाम रखा गया है। और अभी तक जो है डोडा के 5 राउंड हो चुके हैं और 5वें राउंड में अभी भारतीय जनता पार्टी के जो गजा सिंह राणा हैं जी, वो लीड कर रहे हैं 440 वोट से। उनका नजदीकी जो मध्य मुकाबिल है वो है आप पार्टी के महराज मलिक जी। यानी ये थोड़ा सा हैरानगी वाली बात है कि डोडा में आम आदमी पार्टी ने अपनी थोड़ी पहचान छोड़ी है, क्योंकि दूसरे नंबर पर है महराज मलिक जी जी। आम आदमी पार्टी का यहाँ पे थोड़ा सा लेट उसकी एंट्री हुई इलेक्शन में, लेकिन काफी अच्छा रहा उसका जो कैंपेनिंग के दौरान देखा गया। तो खासकर नौजवान वोटर्स जितने भी हैं वो काफी अट्रैक्ट हुए आम आदमी पार्टी से जी। तो इस वजह से थोड़ा आम आदमी पार्टी ने जितना सिक्योर किया है
हालांकि महराज मलिक का ये दूसरा इलेक्शन है, लेकिन अगर माना जाए सही तौर से वो इलेक्शन जीतने के मूड में पहली बार कैंपेन करते देखे इसी इलेक्शन में। जी। इससे पहले जो उन्होंने इलेक्शन लड़े हैं उसमें बस चंद 100 वोट लिए थे उन्होंने। ये बेसिकली जम्मू यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं, तो डीडीसी भी रहे हैं वहां पे कारा में। जी। तो सियासत में उन्होंने बेसिकली 2014 में कदम रखा था जब उन्होंने पहला इलेक्शन लड़ा था। जी। तो उसके बाद जो है ये काफी सरगर्म रहे कुछ सोशल एक्टिविटीज वगैरह में, तो इस वजह से ये नौजवानों में थोड़ा सा फेमस हैं। जी। तो अभी कितने राउंड की काउंटिंग हो चुकी है? जी, वहां पर कितने राउंड की काउंटिंग जो है हो चुकी है? अभी 5 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है कंप्लीट। जी। डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी की। जी। भद्रवा और जो डोडा वेस्ट है जी, उनकी जो है उनकी काउंटिंग 3 राउंड हो चुकी है, और भद्रवा में भी बीजेपी लीड कर रही है एनसी से कम कोई 5000 वोट से। जी हाँ। और जो डोडा वेस्ट है वहां पे कांग्रेस लीड कर रही है लगभग 1000 कुछ वोटों से, वहां पे बीजेपी के कैंडिडेट पीछे हैं। जी। तो आप फयाज हमारे साथ बने रहिएगा, हम अपने अगले प्रोग्राम्स में भी आपको फोन करेंगे ताकि आप हमारे सुनने वालों के लिए ताज़ा जानकारी जो है वो पहुंचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी दीपांकर, अब आप क्या देखते हैं? आप मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। समथिंग स्पेशल। देखिए ऐसा है, महराज मलिक का परफॉर्मेंस जो है, एक आपका तो एक मैंने देखा क्यूरियोसिटी वैल्यू एक रहा है यूथ में जी। पर महराज मलिक भी बड़ा एग्रेसिव कैंपेनिंग किया है। देखिए एक बात है, 10 साल के बाद खास करके लास्ट 5 साल यहां पे नौकरशाही प्रोमिनेंट इसीलिए हो गया क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट था नहीं, और इस नौकरशाही के खिलाफ महराज मलिक की जो तकरीरें होती है काफी एग्रेसिव होती है। अब उसमें कितना तथ्य है नहीं है वो दूर की बात है, पर बात यह है कि यूथ जो है काफी प्रभावित हो जाते हैं जी। तो एक उसका पीछे वाला कोई बैगेज नहीं है, फ्रेश फेस है। जब ऐसी तकरीरें करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो उनको लगता है कि हेल्पलेस फील करते हैं कि किसके पास जाए, उनको लगता है कि हमारे यहाँ पे कोई रसूख नहीं है, वो शायद महराज मलिक के पास वो अट्रैक्ट हुए हैं। वोटिंग से पहले भी मुझे सुनने को मिल रहा था कि महराज मलिक कुछ करेगा, इसके पहले भी महराज मलिक ने कोशिश किया है, पर जैसे आपको बताया कि पहली बार वो जीतने के मूड में आके उसने कैंपेन किया है और इनिशियली वो लीड भी कर रहा था। अब देखिए महराज मलिक का कितना रिसोर्सेज है वो सभी को पता है, कम ही है, और एस्टैब्लिश्ड पार्टीज भी है। गजय सिंह बेसिकली बीजेपी से है, पूरा एक वोट बैंक है, एक कार्डर है। तो मुझे लगता है कि महराज मलिक एक हीरो बन के रह जाएगा, शायद जीत नहीं पाएगा, पर मुझे लगता है कि महराज मलिक जैसे लोगों का एंट्री जम्मू कश्मीर में या किसी पॉलिटिक्स में अच्छा इसलिए होता है क्योंकि वो एस्टैब्लिश्ड एक ऑर्डर को चैलेंज करता है। उनको कहता है कि आराम से मत रहो, घमंडी मत बनो, तुम्हारा घमंड कभी भी टूट सकता है। और इसीलिए ऐसे एंट्रेंस को इंडियन डेमोक्रेसी, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेसी के लिए ये काफी वाइटल होता है। उसने क्या किया है, कॉमन प्लेस फाइट को एक्साइटिंग बना दिया है। मुझे लगता है कि जो भी एमएलए चुना जाएगा वो हमेशा अपना पीठ पीछे देखता रहेगा कि यार महराज मलिक है कहां, कर क्या रहे हैं, और ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है। निशिकांत, आप इसको किस तरह से देखते हैं, आम आदमी पार्टी की एंट्री को, और खासतौर पर महराज मलिक की एंट्री को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि महराज मलिक बेशक अभी 440 वोट से बीजेपी के गजा सिंह राणा से पीछे चल रहे हैं, लेकिन ये भी दिलचस्प बात है कि जिनसे आगे चल रहे हैं उनमें अब्दुल माजिद वानी और खालिद नजीब सोहरावर्दी जैसे दिग्गज हैं। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ प्रोफेसर साहब की बात के साथ कि ऐसे लोगों का आना जो है एक वेलकम स्टेप है, और मैं कहता हूँ कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ी ये है निशानी है, और ये जीत है। मैं कहता हूँ कि ऐसे लोग अगर सामने आते हैं तो जो एस्टैब्लिश्ड जो पॉलिटिशियन हैं उनको हमेशा एक डर रहेगा कि हम कम से कम लोगों की बातें सुने, क्योंकि अदरवाइज देखा जाता है कि एक जनरल कहा जाता है कि पॉलिटिशियन जो है वो 5 साल के बाद ही लोगों के पास आता है। हालांकि जम्मू कश्मीर में तो 10 साल के बाद इलेक्शन हुए हैं, तो जब वो बिल्कुल ही वो लोगों से कट चुके थे, तो 5 साल के बाद भी अगर लोगों के पास आते हैं तो लोग जो हैं वो बेचारे अपने ग्रीवेंस लेकर कहाँ जाएं, तो अक्सर ये कंप्लेन रहती है। लेकिन ऐसे लोगों का आना, महराज मलिक जैसे लोगों का सामने आना जो है
वो एक बहुत एक वेलकम स्टेप है। और मैं कहता हूँ ऐसे लोगों का जीत कर भी आना चाहिए। जहाँ आपने बात कही कि आम आदमी पार्टी, तो जो मैं इसको ये नहीं मानता कि ये आम आदमी पार्टी को वोट था, मैं कहता हूँ ये इंडिविजुअल वोट था। रग पर बिल्कुल हाथ रखना है, उसको छेड़ना, और जैसा उन्होंने देखा कि ब्यूरोक्रेसी को लेकर एक रोष था, जिनके काम नहीं हो पाते थे, या कई जगहों पर ऐसा भी आता था कि उनका जो रवैया होता था ऑफिसर्स का अच्छा नहीं होता था, तो उन्होंने वो वीकनेस देखी और उस पर चोट करने की कोशिश की, जिससे नौजवान जो थे उनकी तरफ आकर्षित हुए, उनसे प्रभावित हुए। और अभी देखिए वो लीड तो नहीं कर रहे, लेकिन दूसरे नंबर पर है। लेकिन अभी रिजल्ट जो है वो अभी आना बाकी है। अभी हम कुछ नहीं कह सकते। अभी केवल 5 राउंड की काउंटिंग हुई है, काफी राउंड अभी बाकी है और देखना दिलचस्प रहेगा कि ऊंट किस करवट बैठता है इस सीट पे। तो श्रोताओं, आपको जल्दी से एक बार फिर बता दूं कि 90 के 90 जो विधानसभा सीटें हैं उनके रुझान हम तक पहुंच चुके हैं और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 39 सीटों पर आगे है, बीजेपी 28 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 8 सीटों पर और निर्दलीय उम्मीदवार भी 8 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके बाद पीडीपी का प्रदर्शन, जैसा कि हमने कहा, उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा, केवल 4 सीटों पर बढ़त बनाई है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस केवल 2 सीटों पर और सीपीआईएम 1 सीट पर फिलहाल बढ़त बनाए हुए है। जी, और जैसा कि आकाशवाणी का क्षेत्रीय समाचार एकांश जम्मू आज सुबह से ही अपने सुनने वालों को हर ताज़ा जानकारी उन तक पहुंचा रहा है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारे संवाददाता जम्मू, कठुआ, सांबा, रियासी, उधमपुर, जम्मू के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर हैं, और एक संवाददाता जो स्पेशली आकाशवाणी दिल्ली से यहाँ पर आए हैं जम्मू संभाग में, इस समय वो उधमपुर में हैं और हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं संजीव जसरोटिया। उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार जी। संजीव, आप बताएंगे इस समय आप कहाँ पे हैं और वहाँ पर क्या माहौल है, क्या स्थिति है वहाँ पर? हेलो संजीव, आपकी आवाज हम नहीं सुन पा रहे, आपके बैकग्राउंड में कुछ इको है, या आप थोड़ी अलग जगह पर आ जाएं। मुझे लगता है बैकग्राउंड में कोई आवाज चल रही है, अनाउंसमेंट चल रही है। जी, बताइए अभी। जी हाँ, तो बताइए इस समय आप कहाँ पे हैं और वहाँ ताजा स्थिति क्या है उधमपुर की? मैं इस समय गवर्नमेंट कॉलेज, वुमेन कॉलेज में खड़ा हूँ। इस समय लगभग 6 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है जी। और जो 4 सीटें हैं उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, उसमें 3 बीजेपी इस समय लीड कर रही है जी। और जो 1 सीट है उधमपुर वेस्ट, जो हालांकि बीजेपी के ही कैंडिडेट थे पर उनको इस बार टिकट नहीं मिला जी। पवन खजूरिया, वो कम से कम 7 से 8 हजार के वोटों से लीड से आगे चल रहे हैं जी। और बाकी जो तीन कंस्टिट्यूंसीज हैं उनमें भी बीजेपी के कैंडिडेट लगभग जो मनकोटिया हैं वो कम से कम 11,000 वोट लेके अभी आगे चल रहे हैं अपने कजन हर्षदेव सिंह से। और बाकी जो 2 कैंडिडेट बीजेपी के हैं वो भी 5,000 से 6,000 के लगभग लीड पे है। तो कुल मिला के ये जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है, ये तीनों सीटें बीजेपी को जाती हुई नजर आ रही हैं और जो 1 सीटें है वो इंडिपेंडेंट पवन खजूरिया जीत रहे हैं अभी जी। तो यानी जो एग्जिट पोल में बताया जा रहा था तकरीबन उसी के मुताबिक ही चल रहा है। हाँ, एग्जिट पोल में 1 सीट को लेके थोड़ा सा था कि शायद ये चनैनी वाली सीट शायद एनपीसीसी कैंडिडेट को जा सकती थी, हर्षवर्धन जी को जा सकती थी जी। लेकिन जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस रही है, मनकोटिया जी जिस तरह से उभर के आए हैं, मुझे लगता है कि बीजेपी की जो कैंपेनिंग की है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स थी जो इम्प्लीमेंट हुई हैं उस रीजन में, मुझे लग रहा है उनका सीधा असर इस वोट बैंक में हमें दिख रहा है और मोदी फैक्टर का जो एक वो था वो भी रोल प्ले कर रहा है। तो मुझे लग रहा है इसलिए ये सब जो समीकरण बने हैं इसलिए उनको इतनी बड़ी लीड मिल रही है। हालांकि दोनों ही दिग्गज नेता हैं उधमपुर के, लेकिन फिर भी मनकोटिया जी अभी 11,000 वोट से आगे चल रहे हैं और अच्छी खासी लीड है और लगता है कि अभी 6 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, 12 राउंड की काउंटिंग होनी है, 6 अभी बाकी हैं। तो कुल मिला के स्थिति अब यही है कि 3 सीट पे बीजेपी आगे चल रही है और 1 इंडिपेंडेंट जीत रहे हैं पवन खजूरिया, जो हम सब जानते हैं कि वो दिग्गज नेता थे बीजेपी के, हालांकि उनको टिकट नहीं दिया गया, लेकिन उन्होंने अपनी इस जीत से ये कुछ साबित करना चाहते हैं। तो वो उन्होंने बोला था एक बार कि मैं जीत के दिखाऊंगा इंडिपेंडेंट, तो उस तरह की अभी चीजें उसी तरह से नजर आ रही हैं अभी जी। और अभी फिलहाल 5 से 6 राउंड हो चुके हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में और जिस तरह के रुझान हैं और कुछ हद तक लगता है कि रुझान नतीजों में भी कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ऐसे में आपके जहां पर आप मौजूद हैं जिस काउंटिंग सेंटर पर, उसके इर्द गिर्द सियासी पार्टियों का कैसा माहौल है, क्या रिएक्शन है उनका?
अभी एक्चुअली अभी सिचुएशन ऐसी कि दो कैंडिडेट सुनील भारद्वाज जी वो अभी यहीं पे हैं, वो लगातार उन्होंने अपनी नजरें गड़ाई हुई हैं स्क्रीन पे। हमने उनसे बात करने की बात भी की, वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा और पिक्चर क्लियर होने दीजिए फिर हम आपसे बात करेंगे। सुनने में ये भी आ रहा है कि पवन खजूरिया भी यहीं पे हैं, अभी इसी काउंटर सेंटर में बैठे हुए हैं गवर्नमेंट विमेन कॉलेज में। तो दो नेता तो यहाँ पे हैं और बाकी नेता अभी अपनी अपनी कंस्टिट्यूंसी में हैं। और यहाँ का जो माहौल है, पुलिस की तैनाती बनी हुई है, सीआरपीएफ के यूनिट्स यहाँ लगे हुए हैं, जेके पुलिस है यहाँ पे। और अभी थोड़ी देर पहले एसएसपी साहब यहाँ आए थे, उन्होंने निरीक्षण लगातार ले रहे हैं। और कुल मिला के जो पूरा माहौल है इस पूरी काउंटिंग सेंटर का एकदम पीसफुल है और समय पर अपडेशन कर रहा है इलेक्शन कमीशन के जो पोलिंग ऑफिसर्स हैं, हर कंस्टिट्यूंसी की डेट दे रहे हैं। तो कुल मिला के जो जहाँ का माहौल है इस कंस्टिट्यूंसी का एकदम पीसफुल है और पुलिस ने एक अच्छे बंदोबस्त कर रखे हैं इस पूरी सिक्योरिटी पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से। जी, जो उम्मीदवार हैं, जो कैंडिडेट हैं, जो सपोर्टर्स हैं अलग अलग पार्टी के, उनके दिल में धक धक तो हो ही रहा होगा, लेकिन जो हलवाई है, मिठाई बनाने वाले, वो सुनिश्चित होंगे क्योंकि जीतता कोई भी है, मिठाई तो बिकेगी। एक्चुअली अभी मैं काउंटिंग सेंटर के अंदर हूँ, लेकिन काउंटिंग सेंटर को एकदम 3 टायर सिक्योरिटी में रखा है और कोई भी कैंडिडेट्स के जो सपोर्टर हैं वो अभी तक काउंटिंग सेंटर के आसपास नहीं आए हैं। हालांकि मेरी डिस्ट्रिक्ट डीसी मैडम से बात हुई थी थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा कि हमने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हैं पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स और उनके सपोर्टर्स को कि कोई भी व्यक्ति ये जो काउंटिंग सेंटर इनके आसपास ना आए। जैसे रिजल्ट क्लियर होंगे आप अपनी कंस्टिट्यूंसी में जाके जो जिस तरह से आपको सेलिब्रेशन करना है वो करें। तो मुझे लग रहा है कि उन सब बातों को देखते हुए, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन को लेते हुए, यहाँ के कैंडिडेट्स ने अभी तक किसी भी तरह का कोई सेलिब्रेशन शुरू नहीं किया है फिलहाल, लेकिन नतीजे सामने हैं हमारे। बीजेपी 3 सीटों पे आगे चल रही है और एक इंडिपेंडेंट निर्दलीय पवन खजूरिया वो भी आगे चल रहे हैं ठीक ठाक, उनके पास अच्छी खासी लीड है समय वोट की। जी, आपने बात की निर्वाचन आयोग की, तो उनकी न केवल भारत में, न केवल जम्मू कश्मीर में, बल्कि पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है कि जितना सिस्टमैटिकली और जितना व्यवस्थित ढंग से उन्होंने ये चुनाव कराया है, उनकी पूरी दुनिया आज उसकी कायल हो रही है कि उन्होंने इतने अच्छे व्यवस्थित तरीके से, पूरी तरह पारदर्शी ढंग से, स्वतंत्र ढंग से यहाँ पर चुनाव कराया है 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव। संजीव, हम आपको अपने अगले प्रोग्रामों में भी जहमत देते रहेंगे, जानकारी देने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल बात करने के लिए हमसे बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, तो प्रोफेसर साहब, अभी हमने कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी और उसके कैंडिडेट की बात की कि इस तरह के कैंडिडेट्स का आना एक हेल्दी लोकतंत्र में कितना जरूरी है। इसी प्रकार की कुछ स्थिति उधमपुर वेस्ट सीट में भी बनती नजर आ रही है। उधमपुर वेस्ट में भारतीय जनता पार्टी के पवन कुमार गुप्ता हैं, वो 10,756 वोट लेकर प्रथम स्थान पर हैं और उनके जो निकटतम प्रतिद्वंदी हैं वो हैं जसवीर सिंह, निर्दलीय उम्मीदवार, जो कि अभी तक 9,071 वोट ले चुके हैं और बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनसे केवल 1,685 वोट ही पीछे हैं। जसवीर सिंह जी शायद डीडीसी मेंबर हैं। जी बिल्कुल, डीडीसी मेंबर। तो निर्दलीय उम्मीदवारों की ये जो भूमिका है, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक और, आप उधमपुर की बात कर रहे हैं, आप चले जाइए बनी में, कठुआ में, वहां पे भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आगे चल रहा है। देखिए, एक बात है, मुझे लगता है कि मेरा ये अनुमान है कि पवन गुप्ता शायद जीत जाएंगे। ओके, क्योंकि पवन गुप्ता ने भी एक बार इंडिपेंडेंट होके जीत के दिखाया है, पर इस पे दो राय नहीं है। जसवीर सिंह एज ए मेंबर ऑफ द डीडीसी बहुत ही पॉपुलर है, क्योंकि हमने कॉन्फ्रेंस में जम्मू यूनिवर्सिटी में बुलाए थे, बिकॉज उनका रेपुटेशन एज अ डीडीसी वर्कर, एज अ डीडीसी मेंबर काफी अच्छा था और ये अच्छा है, उन्होंने चैलेंज किया है। मुझे इसमें काफी दिलचस्पी इस बात की है क्योंकि मैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का हमेशा सपोर्टर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि इस स्टेट में, इस यूनियन टेरिटरी में 3 टियर गवर्नेंस आगे बढ़े और डीडीसी का मेंबर बन के जसवीर सिंह का जो रेपुटेशन बनाया है, मुझे लगता है कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जो सही ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी के लिए सही है। जब ऐसा लोग अपना ग्रासरूट्स के परफॉर्मेंस के बलबूते पे खड़ा होता है और एस्टेब्लिश ऑर्डर को चैलेंज करता है, वो हमेशा ठीक होता है। देखिए, महराज मलिक का है एक्टिविज्म कि आप एक लोगों को लगता है कि रसूख नहीं है, नौकरशाही भावी हो रहा है, प्रभावी इससे हो रहा है, एकदम सुनने वाला कोई नहीं है। वो अपने एग्रेशन के चलते लोगों को दिल जान देता है, बताता है कि प्रोटेस्ट इज पॉसिबल। दूसरी बात है, कॉन्ट्रास्ट है जसवीर सिंह,
जो परफॉर्मेंस के बेसिस पे एज अ मेंबर ऑफ द डीडीसी, एज एन इलेक्टेड मेंबर, ऑल्सो एज एन एग्जीक्यूटिव मेंबर, वो लोगों को बताता है कि आपकी आवाज मैं असेंबली तक पहुंचा सकता हूं। तो मुझे लगता है कि ये दोनों जो केसेस है, दोनों लोकतंत्र के लिए काफी अच्छा है। जहां तक महराज की बात है, यहां पे थोड़ा बहुत एनार्की है। जसवीर एक बंदा है जो डीडीसी में ड्यूली इलेक्टेड था। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन यहां पे एग्जिस्ट नहीं करता था। जिला परिषद पहली बार गठन किया गया, वो वहां पे लड़ा, चुन के आया और लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप वो एमएलए बनने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि हम प्रोग्रेशन इसी तरह होना चाहिए। आप ग्रास रूट से शुरू करिए। जी दीपांकर, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस समय हमारे रामबन से जिला संवाददाता अजय दीप सिंह फोन लाइन पर है। विजय, आप उनसे बात करेंगे? जी, हेलो हेलो जी अजयदीप, रामबन जिले की क्या कुछ स्थिति अभी तक स्पष्ट हो चुकी है, उसके बारे में कृपया हमारे सुनने वालों को बताइए। जी, अगर आपको जिला रामबन के बारे में बताएं तो सुबह से ही जो मतगणना का सिलसिला है वो चल रहा था। तो राउंड 6 अभी हो चला है। जिला रामबन कॉन्स्टिट्यूएंसी रामबन की ही बात कर लें तो यहाँ पर अर्जुन सिंह राजू जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं, वो 12,072 वोटों से जो है इस समय आगे लीड कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो दूसरे नंबर पर आ रहे हैं अभी फिलहाल के जो आंकड़े हैं, वो सूरज सिंह परिहार आ रहे हैं जो कि 9,048 वोटों पर हैं। और राकेश ठाकुर जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो 6,149 वोटों पर हैं। वहीं बनिहाल की भी आपको बात बता दें तो जो साजिद शहीन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो 19,620 वोटों से आगे हैं। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो विकार रसूल वानी जो है वो 12,515 वोटों पर सेकंड नंबर पर है। ये लीड कुछ ज्यादा है। जी अजय जी, ये समय के आंकड़े आ रहे हैं। चलिए अजय, ताजा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रोफेसर साहब, जिस तरह से अभी हमारे रामबन संवाददाता अजय दीप सिंह ने बताया कि रामबन कॉन्स्टिट्यूएंसी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अर्जुन सिंह राजू हैं, वो लीड कर रहे हैं। और अगेन दोबारा वही सूरत हाल यहाँ भी देखने को मिल रहा है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सूरज सिंह परिहार 9,048 वोट लेकर दूसरे स्थान पर है। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में किस तरह से समझते हैं इसकी स्थिति? देखिए, मुझे लगता है कि अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वहां पे ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ बीजेपी से आगे चलता है, तब एक बहुत बड़ा फ्लॉ है इन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की। ऑर्गेनाइजेशन को अगर पता नहीं चलता है कि ग्रास रूट्स में कौन बेहतर कैंडिडेट है, तब तो ऑर्गेनाइजेशन को इसको ओन अप करना पड़ेगा। एक है अर्जुन राजू, क्योंकि अर्जुन सिंह राजू जो थे वो बीजेपी के थे, नहीं वो कांग्रेस के थे पहले। कांग्रेस वो कभी बीजेपी में नहीं थे, कांग्रेस के ही थे वो। हाँ, कांग्रेस एनसी अलायंस के ही वो थे। इनके फैमिली मेंबर बेसिकली उसी जगह से वो एमएलए भी बना था। 67 की बात है, तो उसी फैमिली का है बेसिकली अर्जुन राजू। रही बात, मैं जो कहा बेसिकली जिस तरह से आपको छंबे में देखने को मिलेगा, ऑफिशियल कैंडिडेट जो कांग्रेस खड़ा किया है, यहां पे तो बीजेपी का प्रॉब्लम है। वो ऑफिशियल कैंडिडेट खड़ा किया, रेबल कैंडिडेट ऑफिशियल कैंडिडेट से आगे चल रहा है, वो जीत रहा है, यहां पे सेकंड पे आ रहा है। तो अगर बीजेपी का चयन यहां पे सही होता तो शायद वो सीट निकाल सकता था। सारी मैं बात कर रहा था सूर्य परिहार। सूर्य परिहार जो थे वो बीजेपी का वो बीजेपी के थे, उनको नहीं किया। तो वहां पर भी जो सतीश शर्मा है वो आगे चल रहा है 20,000 वोट लेकर के आगे चल रहा है। बीजेपी के राजीव शर्मा दूसरे नंबर पर हैं और उनमें 20,000 और 14,000 6,000 से अधिक वोटों का। वो छोड़िए, तो वो कांग्रेस इसको देखिए, हमारे फॉर्मर ताराचंद को कितना वोट मिला है? उनके पास 3,550। अब देखिए, सतीश मदन लाल जी का बेटा है, वो खुद कांग्रेसमैन है। वो डीडीसी में सेकंड आया था, कांग्रेस का कैंडिडेट का जमानत जब्त हुआ था। इस बार वो रेबल लड़ा, कांग्रेस ने उसको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। अब क्या हो रहा है, वो सीट जीत रहा है और कांग्रेस का ऑफिशियल कैंडिडेट का स्थान देखिए, वो तो अपने जमानत से चला जाएगा। तो यहां पे जब पार्टी ऑर्गेनाइजेशन ग्रासरूट से इतना बिछड़ जाता है, इतना दूर हो जाता है, उनको पता नहीं चलता है कि वहां पे किसको टिकट देना चाहिए। एक हम छम की बात कर रहे हैं और दूसरा हम बात कर रहे हैं रामबन में। रामबन में बीजेपी को पता नहीं चला कि जो जिसको टिकट नहीं दिया, जो सेकंड स्पॉट पे चल रहा है,
वो ऑफिशियल कैंडिडेट से कितना लोकप्रिय है। ये जब गलतियां होती है, तो सेम जो है वो उधमपुर ईस्ट में चल रहा है। ये सब जब गलतियां होती है, तब जो मैंने आपको कहा कि अनऑफिशियल और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को हमेशा ऑफिशियल कैंडिडेट्स और पार्टी को डराना बड़ा जरूरी हो जाता है। और अब अपने सुनने वालों को हम कठुआ लिए चलते हैं, वहां से हमारे संवाददाता प्रदीप शर्मा फोन लाइन पर है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी प्रदीप जी, कहाँ पे हैं आप और क्या सिचुएशन है? उधमपुर की नब्ज क्या कहती है? कठुआ देखिए, कठुआ जिला की नब्ज हमारे साथ, मेरे साथ ही उधमपुर डिस्ट्रिक्ट भी है और कठुआ दोनों मिलते जुलते, दोनों की सीमा एक दूसरे के साथ साथ है। और जैसे नब्ज उधमपुर की चल रही है, ठीक वैसे ही कठुआ की भी चल रही है। और मुझे लगता है कि दोनों ठंडे इलाके हैं, अच्छे लोग हैं, विकास को गति दी है इन्होंने और विकास को ही वोट दिया है। जी, सुबह 8 बजे है। कठुआ तो जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार कहलाता है। तो जब हम पंजाब से जम्मू कश्मीर के अंदर घुसते हैं तो उस प्रवेश द्वार पर क्या स्थिति है? कौन सी पार्टी आगे चल रही है, कौन सी पीछे चल रही है? देखिए, ऐसा है कि अगर कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र का हाल चाल पूछना हो तो उसके माथे पे या उसका द्वार, जो मुख्य द्वार है, वो बताता है कि कैसे हालात रहेंगे। तो जम्मू कश्मीर जो हमारा प्रवेश द्वार है, वो इस समय जो ताजा ट्रेंड्स हमारे पास आ रहे हैं, 4 राउंड हो चुके हैं और 4 राउंड इसमें भारतीय जनता पार्टी 6 में से 5 सीटों में आगे है और लगभग जीत के पास खड़ी हुई है। यानी कि कुछ 1-2 राउंड बाकी है और जीत लगभग डिक्लेरेशन बाकी है। लेकिन पूरी तरह से हम मान सकते हैं कि 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में चलेगी है। एक सीट बनी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पर एक फाइट चल रही है, वहां के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं राजेश्वर सिंह और भारतीय जनता के पार्टी के उम्मीदवार है जीवन लाल। तो इनके बीच एक बड़ा नजदीकी फासला, जो नेक टू नेक फाइट कहा जाता है, वैसे चल रहा है। 400-500 वोटों का अंतर है दोनों के बीच और भारतीय जनता पार्टी बनी में 500 वोटों के अंतर से पीछे चल रही है। और हम देख रहे हैं कि इन चुनावों के जो नतीजे आ रहे हैं या रुझान आ रहे हैं, उनमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो अपनी भूमिका बड़ी अच्छी तरह निभा रहे हैं और ये साबित कर रहे हैं वो किसी पार्टी की मजबूती को नहीं दिखा रहे, वो लोकतंत्र की मजबूती को दिखा रहे हैं कि लोकतंत्र में आप अपने दम पर भी अपना दमखम दिखा सकते हैं, अपनी इंपॉर्टेंस जो है उसको दिखा सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही दुरुस्त फरमाया, क्योंकि जिस क्षेत्र में विकास की गति कम हो और उस क्षेत्र में अगर कोई आजाद उम्मीदवार या कोई सोशल वर्कर या कोई ऐसा व्यक्ति जो कि समाज को गति देना चाहता है, तो अगर वो व्यक्ति अगर सामने आता है तो ये जाहिर सी बात है कि लोग उसको तरफ तवज्जो देंगे, लोग उसको वोट भी देंगे और उसका अपना प्यार भी देंगे, अपना समर्थन भी देंगे। तो ठीक वैसा ही हाल जो बनी में है। डॉक्टर राजेश्वर सिंह एक समाज सेवक युवा है और इन्होंने काफी क्षेत्र में बहुत से ऐसे सामाजिक कार्य किए हैं जो लोगों को जरूरत थी और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए लोगों ने इस बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को इतने वोट अभी तक नहीं मिल पाए हैं जिसे मिलने चाहिए थे, लेकिन एक कड़ा मुकाबला बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। जबकि हम बाकी क्षेत्रों की बात करें, कठुआ जिले की 5 कॉन्स्टिट्यूंसी जैसे में बिलावर है, बसोली है, हीरानगर है, जसोटा है, कठुआ है, तो वहां पर सीधा भारतीय जनता पार्टी ने पूरा अपना कब्जा जमा दिया। लेकिन ये बनी वाला पहाड़ी क्षेत्र है, विकास की बहुत ज्यादा दरकार थी, जहाँ पे लोगों की बहुत सी मुश्किल थी, रास्ते कम थे, सेहत सुविधाएं भी कम थी और भी बहुत सारी चीजें थी जिनको सामने रख के लोगों ने आजाद उम्मीदवार की तरफ अपना समर्थन जताया है। और लेकिन अभी अंतिम नतीजे आना बाकी है और ये कहा नहीं जा सकता कि किस्मत अभी जो पलट खाती है वो देखना बाकी है। एवरेज अभी कितने राउंड हो चुके हैं वहाँ पे? देखिए, अभी 4 राउंड हो चुके हैं और लगभग 7 और 8 राउंड के बीच में जो सारा फैसले होने वाले हैं। 13 टेबल लगाए गए हैं और इसमें 704 पोलिंग बूथ है और कुल 3,71,572 मत वोटों को गिनना था। तो ईवीएम सुबह 8 बजे से ही स्ट्रांग रूम से निकालकर काउंटिंग का प्रोसेस शुरू हो गया। इसके साथ साथ ही पोस्टल बैलेट से, होम टू वोटिंग वाले बैलेट थे, उनकी काउंटिंग से भी लग के टेबल लगाए गए थे। तो एक मतलब स्पीड अप प्रोसेस जो हमने इस बार देखा है कि बहुत तेजी से कार्य हो रहा है और जो ईवीएम का एक जो सही मानने है ना, वो आज दिख रहा है कि वाकई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो किस तरह कार्य करती है और डिजिटलाइजेशन को किस प्रकार बढ़ावा मिला है और एकदम से एक्यूरेसी सामने आ रही है। प्रदीप जी, आपसे पर्टिकुलरली जानना चाहूंगा जो चौधरी लाल सिंह और डॉक्टर मनोहर लाल जी कितने वोट से ट्रेल कर रहे हैं फिलहाल? देखिए, चौधरी लाल सिंह जी अभी काउंटिंग सेंटर से बाहर निकल चुके हैं। लगभग 8,000 की लीड जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हक में जा रही है। चौधरी लाल सिंह 8,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं और कुछ ही वोट गिरना बाकी थे। ये 5-6 हजार के करीब था और उनको इस बात को
पूरा यकीन भी हो गया कि अब जीत होना नामुमकिन है। इस लिहाज से वो अभी बाहर निकले और उन्होंने इस चीज को बताया है कि मैं जनता का विश्वास मेरे पास जितना था उन्होंने प्यार किया है। मैंने 25 साल कार्य किया है, मैं 3 बार MLA रहा हूँ, 2 बार MP रहा हूँ, मैं मंत्री भी रहा हूँ, तो लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है और मुझे किसी से कोई गिला नहीं है। जो जनता का फैसला वो सर्वोपरि है और मैं उसको पूरी तरह से सहमति करता हूँ। दूसरी तरफ डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी थे, वो सतीश शर्मा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, उसके साथ सीधी टक्कर थी, लेकिन वहाँ भी चीजें जो है बदल चुकी हैं। जो ताजा आंकड़े हमारे पास हैं तो मनोहर लाल जी को 15,000 की लीड मिल रही है, 15,000 से ज्यादा। 15,000 एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और बहुत बड़ी लीड है। इस लीड को बरकरार रखना बड़ा मुश्किल है और इस चीज तक पहुंच बनाना भी मुश्किल है। तो जो कहा जाए कि बिलावर की सीट बिल्कुल क्लीन स्वीप हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया है। बसोली की सीट भी क्लीन स्वीप हो गई है, उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया है। तो दीपांकर कुछ आंकड़े देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप बताएं उसके बारे में। देखिए, मुझे आश्चर्य इस बात की लग रहा है कि चौधरी लाल सिंह ने जो डिलिमिटेशन के बाद लोकसभा में जहां पे लोगों ने सोचा कि बीजेपी का विक्ट्री मार्जिन 2019 से ज्यादा हो जाएगा, 3.5 लाख से भी ज्यादा हो जाए, वो घटा के 1.5 लाख कर दिया। ये मार्जिन काफी बड़ा है, पर जिस तरह से उसने घटाया हमें लगा था कि कांग्रेस पर खास करके चौधरी लाल सिंह कम से कम अपना सीट तो निकाल लेगा जी। और अब देखिए वो 14,000 वोटों से पीछे चल रहा है, जिस मार्जिन से पीछे चल रहा है और उसका लोकसभा का जो परफॉर्मेंस था, मुझे ये दोनों को मिलाने में बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है जी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसा हो रहा है। मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइजेशनल कोहेरेंस की यहां पे एक प्रॉब्लम है। ये तो कांग्रेस ही खास करके विश्लेषण करके बता पाएंगे कि क्या हुआ, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ। दूसरी बात, जो आपका जो बिलावर का जो सीट है, ये निर्मल सिंह जी रिप्रेजेंट करते थे। इस बार निर्मल सिंह जी को टिकट नहीं मिला, सतीश शर्मा को टिकट मिला। और हम जानते हैं सतीश शर्मा उस एरिया में काफी साल तक काम करते आए हैं, वर्कर्स के साथ एक कनेक्ट है, सब लोग जानते हैं। और एक बात है, मनोहर लाल शर्मा इस सीट को पहले तो होल्ड करते थे 2015 के पहले एज एन इंडिपेंडेंट, पर मंत्री होने के बाद भी यहां पे लोगों ने सोचा था कि जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगा वो नहीं हुआ। अब मैं बनी की बात करना चाहता हूं। जो बनी गया है, बनी की सुंदरता देख के लोग परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। और लोग ये पूछते हैं कि अक्रॉस द बॉर्डर हिमाचल प्रदेश है, वहां पे इतने पर्यटक कैसे आते हैं, ऐसे सैलानी कैसे आते हैं, और बनी और भदरवा में क्यों नहीं आते जी। और एस्टैब्लिश्ड पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज, और दोनों पार्टीज, यहां पे कांग्रेस भी शामिल है, बीजेपी भी शामिल है, इन्होंने बनी जैसे सुंदर जगह को उस तरह से एक्सप्लॉइट कर नहीं पाए जिस तरह से होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बनी में उस तरह बढ़ा नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर की जहां तक बात है, बसोली ने हाईवेज एक्सपेंशन का काफी देखा है, बनी अभी भी उस तरह देखा नहीं है। और इसलिए मैं मानता हूं कि बनी के लोग भी अपने MLAs को एक मैसेज भेज रहा है जी। कि आप हमें फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, हम कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरह भदरवा, जिस तरह महराज मलिक की कॉन्स्टिट्यूएंसी ने भेजा है, दूसरे इंडिपेंडेंट्स ने भी अपने लोगों को वो मैसेज भेजा है, खास करके सतीश। मुझे लगता है कि जम्मू प्रांत में और कश्मीर प्रांत में कई जगहों पे एस्टैब्लिश पार्टीज को एक मैसेज भेजा जा रहा है, जो डेमोक्रेसी के लिए काफी अच्छा है। प्रोफेसर साहब, मैं आपको बता दूं कि अभी जो ताज़ा रुझान पूरे जम्मू कश्मीर के हमारे पास पहुंचे हैं, उनके हिसाब से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को टोटल 50 सीटों पर बढ़त प्राप्त होती दिख रही है, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का शेयर 40 सीटें हैं और कांग्रेस पार्टी 10 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी वहीं 28 से घटकर अब 25 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और PDP जो कि पहले केवल 3-4 सीटों तक थी, अब 5 सीटों तक पहुंच गई है, 5 सीटों पर बढ़त बना चुकी है। इसके उपरांत पीपल्स कॉन्फ्रेंस 2 सीटों पर और CPIM 1 सीट पर, और निर्दलीय, दोबारा मैं कहूंगा कि 7 निर्दलीय उम्मीदवार जो हैं अपनी अपनी सीट्स पर आगे चल रहे हैं। और विजय, इस समय हमारे साथ किश्तवाड़ से हमारे जिला संवाददाता जुड़ चुके हैं, कैलाश नाथ। हेलो 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 जी। कैलाश नाथ, आपसे संपर्क लेट हो पाया, आप हमें बताएंगे इस समय आप कहां पर हैं और वहां का सूरत हाल क्या है?
जी, अभी मैं बिल्कुल कैलाश कैलाश मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, आप थोड़ा किसी अलग जगह आ जाएं, क्योंकि आपके पीछे जो अनाउंसमेंट्स हो रही हैं उसकी वजह से हमें आपकी आवाज नहीं सुनाई दे पा रही। जी जी, आप थोड़ा साइड पे आ जाइए किसी अलग जगह पे। एक सेकंड सर, ये बेसिकली पीछे से अनाउंस कर रहे हैं तो वही आवाज आ रही है। तो अभी हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं ठीक से। जब अनाउंसमेंट बंद होती है या तब बात कर सकते हैं, या आप एक साइड पे आ जाएं। साइड पे आ गया सर मैं। जी, तो बताइए क्या ताजा क्या जी। देखिए, अगर किश्तवाड़ की बात करें तो किश्तवाड़ में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी शगुन परिहार आगे चल रही है 10,849 वोटों से जी। और अगर उनके पीछे बात करें दूसरे नंबर पे सजाद अहमद किचलू हैं जो 94,060 वोटों से आगे चल रहे हैं। इनके बाद है 9,461 वोटों से चल रहे हैं जी। वहीं अगर पाडर नागसिंह की बात करें तो वहाँ पे पूजा ठाकुर जो एमसी की प्रत्याशी है वो आगे चल रही है और दूसरे नंबर पे सुनील शर्मा है जी। इंदरवाल क्षेत्र की बात करें तो इंदरवाल क्षेत्र से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस कैंडिडेट जो थे शेख जफरुल्ला वो आगे चल रहे हैं और दूसरे नंबर पे आजाद उम्मीदवार प्यारेलाल शर्मा है जी। तो ये अभी 5वां राउंड कंप्लीट हुआ है किश्तवाड़ में, तो ये आंकड़े हैं अभी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और उम्मीद करते हैं कि जब अगले प्रोग्राम में हम आपसे बात करेंगे तो किसी ऐसी जगह से आप बात करिएगा जहां बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि हम देख रहे थे कि पीछे साथ साथ अनाउंसमेंट हो रही है वहां पर जहां पर काउंटिंग चल रही है, तो वो अनाउंसमेंट्स की आवाजें वहां पर आ रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए कैलाशनाथ जी। तो दीपांकर, हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। निशिकांत, मेरे ख्याल आप कुछ कहना चाह रहे थे कि वहां का देख करके शगुन परिहार जो बीजेपी की हैं और सज्जाद दोनों उनसे दूसरे नंबर पर हैं और वही सज्जाद किचलू और उनका मेरे ख्याल से उनका मार्जिन, मैं वही बात पूछ रहा था प्रोसेस, इनका मार्जिन जो है निशिकांत अभी 1,388 वोट का डिफरेंस है दोनों 1,388। शगुन परिहार अभी 10,849 वोट प्राप्त करके लीड कर रही हैं और वहीं उनके ठीक पीछे सज्जाद अहमद किचलू हैं जो कि पूर्व में मंत्री पहले एक्सपेक्टेड था कि इनका 50-50 था दोनों में से कि और कोई भी जीत सकता है। अभी तक 9,461 वोट मिल और जो भी मार्जिन, और इन दोनों में से जो भी जीतेगा मार्जिन 1-2,000 वोट का ही होगा, ये पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था। पीडीपी के जो कैंडिडेट हैं यहाँ फिरदौस टॉक, उनका प्रदर्शन भी उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा है और केवल 392 वोट अभी तक प्राप्त कर पाए हैं जी। वो पहले से ही था कि वो मुकाबला जो था वो सीधा सज्जाद किचलू और शगुन परिहार के बीच में था और मुकाबला भी बहुत टाइट मुकाबला था। ये इसमें कि कह नहीं सकते कि लास्ट मोमेंट तक हो सकता है, लास्ट ये हमें लास्ट राउंड तक देखना पड़ेगा, बिल्कुल चलता है आगे। इसी तरह से इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर बात करें तो वहाँ कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं मोहम्मद जफरुल्ला वो लीड कर रहे हैं और उनको अभी तक 9,474 वोट प्राप्त हो चुके हैं और उनके ठीक पीछे दूसरे स्थान पर दोबारा निर्दलीय उम्मीदवार प्यारेलाल शर्मा हैं जिनको 7,522 वोट प्राप्त हुए हैं और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 1,952 वोट का। और इसमें सरूरी और इनके पीछे जो हैं वो जीएम सरूरी जैसे दिग्गज हैं, हाँ, जिनको अभी तक 4,250 वोट प्राप्त हुए हैं। मेरे को लगता है कि अभी शायद ये बदल भी सकता है। यहाँ अभी 5 राउंड की जो मतगणना है वो पूरी हो चुकी है और तकरीबन 12 राउंड तक ये चलेगी। बिल्कुल, तो स्थिति बदल भी सकती है। मुझे लगता है कि पाडर नागसेनी में जो हो रहा है वो काफी इंटरेस्टिंग है जी। पाडर नागसेनी की आपको बात बता दूं, पूजा ठाकुर नेशनल कॉन्फ्रेंस की 12,149 वोट लेकर प्रथम स्थान पर हैं और उनके ठीक पीछे पूर्व मंत्री और बीजेपी के उम्मीदवार सुनील कुमार शर्मा 9,057 वोट लेकर अभी दूसरे स्थान पर हैं और इनके दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 3,092 वोट्स का है। ये बीजेपी के लिए काफी कंसर्निंग है। पर एक बात है, जब इन सीटों में एनसी और कांग्रेस एक हो गए, सेपरेट कोई फ्रेंडली कॉन्टेस्ट भी नहीं, कोई कॉन्टेस्ट भी नहीं है, तब मुझे लगता है कि इनके वोट्स भी जुड़ गए। हर वक्त ऐसा होता नहीं है, हर वक्त ऐसा नहीं होता है, पर इस वक्त मुझे लगता है कि एनसी इन सीटों में खास करके एनसी और कांग्रेस की वोट का जुड़ जाना ऑन द ग्राउंड काम कर रहा है और इसके चलते जो 2015 में ट्रायंगुलर फाइट्स में सुनील शर्मा जैसे निकल गया था वो ऐसे होने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि इस वक्त तो जो मार्जिन है वो सुनील शर्मा के लिए ठीक नहीं है। और एक बात हम देख रहे हैं कि जो बीजेपी के सिटिंग एमएलएज थे वो लगभग सभी जगह पर ट्रेल कर रहे हैं, सभी जगह पे ट्रेल कर रहे हैं। आप चाहे उधमपुर उसकी बात करें, ईस्ट की बात करें या दूसरी जगह की बात करें, हमने बड़ी में भी देखा है
वो भी ट्रेल कर जिन नए चेहरों को इन्होंने जगह दी है वो वो आगे चल रहे हैं, लेकिन जो पुराने चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं अपनी विश्वसनीयता बरकरार नहीं रख पा रहे। प्रेसिडेंट हैं वो भी पीछे चल रहे हैं, इसलिए हमने देखा कि मैक्सिमम जगह पर जहाँ पर भी इन्होंने चेहरे जो थे रिपीट किए थे वो सभी लोग पीछे चल रहे हैं। निशिकांत, ताजा रुझानों के अनुसार नेशनल कॉन्फ्रेंस 41 सीट पर आगे चल रही है, इसके ठीक पीछे भारतीय जनता पार्टी 26 सीट पर, कांग्रेस पार्टी 10 सीट पर, यानी अगर एनसी और कांग्रेस के गठबंधन को कुल मिलाकर देखा जाए तो 51 सीट्स पे अभी ये लीड कर रहे हैं। इसके बाद पीडीपी का जो कहीं ना कहीं वोट शेयर है वो बेहद घटा है और केवल 4 सीटों पर ही लीड कर पा रही है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस 2 सीट पर, सीपीआईएम 1 सीट पर और निर्दलीय 6 सीटों पर आगे चल रहे हैं। तो ये है अभी तक का ताजा सूरत हाल जो निकलकर सामने आ रहा है। और हर बार के जो चुनाव होते हैं लोगों के लिए नया चीजें लाते हैं और सियासी पार्टियों के लिए सबक भी लेकर के आते हैं। और जीत जैसे अंततः गुत्वा जो है लोकतंत्र की होती है और इनमें से बहुत सारी चीजें सीखने के लिए होती हैं, चुनावी पार्टियों के लिए, राजनीतिक दलों के लिए और आम जनता के लिए भी। जिस तरह हमने देखा कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो लीड कर रहे हैं। और आकाशवाणी का क्षेत्रीय समाचार एकांश जम्मू भी आज सुबह से ही अपने सुनने वालों के लिए लगातार इन काउंटिंग के ऊपर विशेष कार्यक्रम पेश कर रहा है और उन्हें बताने की कोशिश कर रहा है कि कहाँ कहाँ क्या ताज़ा रुझान है लोगों को अपने अवगत कराने के लिए। जो हमारा ये सेशन था इसमें हमारे मेहमान थे निशिकांत खजूरिया सीनियर जर्नलिस्ट और दीपांकर सेन गुप्ता प्रोफेसर साहब। इस कार्यक्रम का समय अभी यही समाप्त होता है और अपने सुनने वालों को हम बता दें कि अगला जो प्रोग्राम हमारा होगा वो दोपहर 2:30 बजे होगा। उसमें हमारे साथ होंगे सोहेल काजमी सीनियर जर्नलिस्ट और डॉक्टर भारत भूषण जो पॉलिटिकल साइंस के हैं, प्रिंसिपल हैं एमएम कॉलेज के, वो हमारे मेहमान